Hi everyone, in this video we are going to study about successes of Bohr's model of an atom. So first success Bohr model का था कि he successfully explained stability of atom. एटम की स्टेबिलिटी को अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया क्योंकि अपने को पता है रदरफोर्ड मॉडल ने कहा था कि एक न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के चारों ओर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है। इस तरीके से न्यूक्लियस के चारों ओर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है एक पाथ में। लेकिन मैक्सवेल साइंटिस्ट ने रदरफोर्ड की इस बात को गलत साबित कर दिया था। मैक्सवेल ने कहा था कि भाई कोई भी चार्ज बॉडी है वो घूमते घूमते क्या करती है, अपनी एनर्जी को रिलीज करती है। अगर इलेक्ट्रॉन है अपनी एनर्जी को घूमते घूमते रिलीज करेगा तो फिर वो तो न्यूक्लियस के पास आता रहेगा ड्यू टू फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अब पास आएगा तो यहाँ पर गिर जाएगा। तो मतलब रदरफोर्ड ने क्या किया, जब ये न्यूक्लियस के ऊपर ही गिर गया इलेक्ट्रॉन तो फिर ये स्टेबल तो नहीं हुआ, स्टेबिलिटी तो नहीं दी रदरफोर्ड ने स्टेबिलिटी नहीं दी। लेकिन मैक्सवेल ने स्टेबिलिटी दी है। क्यों, कैसे दी है? मैक्सवेल ने अपने पोस्टुलेट में ही कह दिया कि इलेक्ट्रॉन जब भी न्यूक्लियस के अराउंड घूमता है तो सर्कुलर पाथ में घूमता है और कोई भी एनर्जी को रिलीज नहीं करता है। अभी कोई भी एनर्जी रिलीज नहीं करेगा तो घूमता रहेगा और न्यूक्लियस के ऊपर आकर नहीं गिरेगा ड्यू टू फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इसीलिए एटम जो होगा ये स्टेबल होगा। तो मतलब बोहर मॉडल जो है एटम का ये स्टेबल है। नेक्स्ट क्या सक्सेस है इसकी, ही एक्सप्लेन्ड सक्सेसफुली एटॉमिक स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का एटॉमिक स्पेक्ट्रा, इसके बारे में भी हम पढ़ चुके हैं कि हाइड्रोजन के एटॉमिक स्पेक्ट्रा में अपने को लाइंस मिलती है। लाइंस मिलती है, कैसे लाइंस मिलती है कि मान लो मेरे पास क्या है, एक न्यूक्लियस है, इसके अराउंड इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है। अब ये इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है तो न्यूक्लियस के पास वाली शेल को बोहर मॉडल के अकॉर्डिंग हमने बोला था n=1 शेल। दूसरा इसका नाम हमने दिया था, ये ग्राउंड स्टेट भी होती है। तो यहाँ पर अपने को पता है n=1 तो ग्राउंड स्टेट है और इसके आगे वाली नेक्स्ट वाली जो भी स्टेट है n=2 है, फिर n=3 भी आएगी, ऐसे ही n=4 भी आएगी। तो n=2, 3, 4 ये सारी कौन सी है, एक्साइटेड स्टेट्स। ये सारी एक्साइटेड स्टेट्स। और n=1 क्या है, ये ग्राउंड स्टेट है, ग्राउंड स्टेट। अब अपन ने देखा था पहले ही वीडियोस में कि जैसे ही सपोज इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है, पास वाली इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के पास वाली शेल में अगर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है और ये हायर एनर्जी लेवल पे जाता है, सपोज n=2 पे जाता है, तो इसको एनर्जी देनी पड़ेगी। हमने एनर्जी दी, इलेक्ट्रॉन 1 से 2 में चला गया। अब क्या होता है, एक्साइटेड स्टेट जो होती है ना, इसका लाइफ टाइम बहुत कम होता है, इसका लाइफ टाइम बहुत ही कम होता है। और यहाँ इलेक्ट्रॉन खुद को स्टेबल नहीं मानता है, तो इसलिए वो क्या करता है, ये वापस जंप बैक करता है सेकंड स्टेट से फर्स्ट स्टेट में, मतलब एक्साइटेड स्टेट से वापस ये इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट में आता है। तो जैसे ही इलेक्ट्रॉन वापस आता है, वापस आने के दौरान ये क्या करता है, कुछ रेडिएशन को निकालता है, ये एक रेडिएशन को निकालता है। और इस रेडिएशन की फ्रिक्वेंसी या फिर वेवलेंथ हम देखना चाहते हैं तो कैसे देखेंगे, देखो ये कितनी एनर्जी हमने दी कि ये ऊपर चला गया, उतनी ही एनर्जी ये रिलीज करेगा, उतनी एनर्जी की रेडिएशन ये रिलीज करेगा। तो एनर्जी कितनी है यहाँ पर, कितनी अपने को एनर्जी देनी पड़ेगी इलेक्ट्रॉन को एक्साइटेड कराने के लिए, डेल्टा E=E2 - E1, मतलब इतनी एनर्जी अपने को देनी पड़ेगी इलेक्ट्रॉन को एक्साइट कराने के लिए। तो इतनी एनर्जी दी है तो वापस जब ये आएगा तो इतनी ही डेल्टा E के बराबर की एनर्जी ही ये रिलीज कर देगा। अब यहाँ से आपने को पता है डेल्टा E तो एच न्यू के बराबर भी होता है, तो एच न्यू को भी आप लिख सकते हो E2 - E1। सिमिलरली यहाँ से हम न्यू की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं, तो न्यू की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी E2 - E1 डिवाइडेड बाय एच, E2 - E1 डिवाइडेड बाय एच। अब न्यू तो c बाई लेमडा भी होता है, न्यू को हम c बाई लेमडा करके भी लिख सकते हैं, ये भी हमने देखा है। तो न्यू अगर c बाई लेमडा है तो E2 - E1 डिवाइड बाई एच हम ये भी लिख सकते हैं। तो यहाँ से हम वेवलेंथ की वैल्यू भी निकाल सकते हैं। तो वेवलेंथ यहाँ से आती है, वेवलेंथ = hc डिवाइडेड बाई E2 - E1, hc डिवाइडेड बाई E2 - E1। ये हमने क्या कैलकुलेट किया है कि इलेक्ट्रॉन जब सेकेंड स्टेट से फर्स्ट स्टेट में आया है तो ऐसे में उसने जो भी रेडिएशन निकाली है उस रेडिएशन की वेवलेंथ तो ये है और उस रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी ये है। सिमिलरली इलेक्ट्रॉन थर्ड से फर्स्ट में भी आ सकता है, फोर्थ से फर्स्ट में भी आ सकता है, किसी से किसी भी स्टेट में जा सकता है। तो सपोज इलेक्ट्रॉन अगर आ रहा है फिफ्थ से फर्स्ट में तो उसके करस्पॉन्डिंग वेवलेंथ क्या होगी भाई, एच सी। कुछ अलग ही वेवलेंथ होगी, ये वाली वेवलेंथ तो नहीं होगी। अगर इलेक्ट्रॉन फिफ्थ से फर्स्ट में आ रहा है तो वेवलेंथ जो होगी उस रेडिएशन की अलग होगी, इससे अलग होगी। तो हमने उसको लैम्डा डैश करके लिख दिया और फिर उसकी वेवलेंथ होगी E5 - E1, E5 - E, तो ये उसकी वेवलेंथ हो जाएगी। अगर इलेक्ट्रॉन 5 से 1 में आ रहा है तो जो भी रेडिएशन निकाल रहा है उसकी वेवलेंथ ही हो जाएगी। सिमिलरली हम किसी भी
स्टेट से इलेक्ट्रॉन किसी भी स्टेट में जंप बैक कर रहा है, तो जो भी रेडिएशन निकाल रहा है, हम किसी भी रेडिएशन की वेवलेंथ या तो फिर फ्रीक्वेंसी को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहाँ से अपने को क्या पता, that different lines in the spectrum of atoms have different wavelength। अलग अलग लाइंस की अलग अलग वेवलेंथ होगी। अगर मान लो इलेक्ट्रॉन सेकंड से फर्स्ट में जाता है तो उसकी अलग वेवलेंथ, थर्ड से फर्स्ट में जाता है तो अलग वेवलेंथ, फोर्थ से फर्स्ट में जाएगा तो उसकी कुछ अलग वेवलेंथ आएगी। तो ये अपने को पता चला है कि डिफरेंट लाइंस है, डिफरेंट वेवलेंथ। क्यों अलग अलग आ रही है? क्योंकि अपने को पता है फर्स्ट वाली के लिए एनर्जी कुछ और है, सेकंड वाले के लिए कुछ और फिक्स एनर्जी है, नेक्स्ट अपन को पता है थर्ड शेल आएगी तो थर्ड शेल के लिए कुछ और फिक्स एनर्जी है। क्योंकि हर शेल की अपनी अपनी एनर्जी है, इसलिए जो भी रेडिएशन एमिट होगी उनकी अपनी अपनी ही अलग वेवलेंथ मिलेगी। अब हाइड्रोजन के एटम में ही एक और चीज पढ़ने को मिलते हैं, साइमल्टेनियस अपीयरेंस ऑफ लार्ज नंबर ऑफ लाइंस इन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन। तो गाइस बात ये है कि हाइड्रोजन अपने को पता है छोटा सा एटम है और इसके पास सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन होता है। हाइड्रोजन के पास अगर एक ही इलेक्ट्रॉन होता है तो क्वेश्चन इज कि इसके एमिशन स्पेक्ट्रम में इतनी सारी स्पेक्ट्रल लाइंस क्यों मिलती है? अगर इसके पास सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन है तो एक इलेक्ट्रॉन हायर एक्साइटेड लेवल से लोअर वाली ग्राउंड स्टेट पे आएगा और एक ही रेडिएशन एमिट करनी चाहिए, तो एक ही लाइन मिलनी चाहिए। लेकिन फिर इसके हाइड्रोजन के एटॉमिक स्पेक्ट्रम में इतनी सारी लाइंस क्यों मिलती है जब एक ही इलेक्ट्रॉन है? तो जैसे कि हम देख पा रहे हैं कि इसके एटॉमिक स्पेक्ट्रम में हमने पहले भी देखा था, पहले वीडियोस में, इतनी सारी सीरीज ऑफ लाइंस मिलती हैं। सीरीज ऑफ लाइंस, लाइमन सीरीज मिलती है, बाल्मर पास्कल ब्रैकेट फंड और एक हम्फ्री सीरीज भी मिलती है। तो इतनी सारी सीरीज ऑफ लाइंस मिलती है लेकिन इलेक्ट्रॉन इसके पास सिर्फ एक ही होता है, तो ऐसा क्यों? तो बात यह है कि यहाँ पर हम सिर्फ एक हाइड्रोजन के एटम की ही बात नहीं करते। जब लार्ज नंबर ऑफ लाइंस मिलती है तो हम बात कर रहे हैं हाइड्रोजन के पूरे सैंपल की, हाइड्रोजन के पूरे सैंपल की बात कर रहे हैं। और इस सैंपल में हाइड्रोजन के बहुत सारे एटम्स होते हैं। इस सैंपल में हाइड्रोजन के बहुत सारे एटम्स होते हैं। हम यहाँ पर बात कर रहे हैं हाइड्रोजन के सैंपल की, और सैंपल में हाइड्रोजन के बहुत सारे एटम्स होते हैं और बहुत सारे एटम्स में फिर इलेक्ट्रॉन्स भी होंगे। उसमें किसी एटम में इलेक्ट्रॉन फिफ्थ से फर्स्ट में आ रहा होगा, किसी में फिफ्थ से सेकंड में आ रहा होगा, किसी एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन फिफ्थ से थर्ड में आ रहा होगा, तो किसी में किस कैसे आ रहा होगा और किसी में कैसे आ रहा होगा। तो इसी सैंपल में काफ़ी सारे हाइड्रोजन एटम्स होने की वजह से अपने को बहुत सारी सीरीज ऑफ लाइंस मिलती हैं। और बाकी हमने पहले ही पढ़ा हुआ है कि यहाँ पर अपने को लाइमन बाल्मर पास्कल ब्रैकेट फंड लाइमन सीरीज कब मिलती है? जब इलेक्ट्रॉन हायर एक्साइटेड स्टेट से n इक्वल टू 1 में आए, बाल्मर जब n इक्वल टू 2 में आए, पास्कल n इक्वल टू 3 में आए, और ब्रैकेट जब n इक्वल टू 4 में आए, फंड में n इक्वल टू 5 में आए, हम्फ्रे में n इक्वल टू 6 में आए। तो ये वाली सीरीज ऑफ लाइंस अपने को मिलती है। बोहर मॉडल की थर्ड सक्सेस थी कि ही हेल्प इन कैलकुलेटिंग द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ पर्टिकुलर ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम। कि न्यूक्लियस है, इसके अराउंड इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है, सपोज फर्स्ट स्टेट में रिवॉल्व कर रहा है तो इस पर्टिकुलर स्टेट की एनर्जी बता दी थी बोहर मॉडल में। सेकंड स्टेट में रिवॉल्व कर रहा है तो उसमें पर्टिकुलर स्टेट की एनर्जी बता दी थी बोहर में। थर्ड में कर रहा है तो उस स्टेट की एनर्जी बोहर ने बता दी थी। तो कैसे बताई थी? इसने अपना एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन मिला था, En is equal to minus RH 1 by n का स्क्वायर, वेयर n is can be equal to 1 2 3। n यहाँ पर स्टेट है, फर्स्ट स्टेट में है तो n को 1 पुट कर देंगे, सेकंड में है तो 2 पुट कर देंगे। इस तरीके से ये एनर्जी का एक्सप्रेशन दिया था बोहर ने। यहाँ पर आर एच क्या है? आर एच यहाँ रिडबर्ग कांस्टेंट होता है जिसकी वैल्यू है 2 पाई स्क्वायर एम ई की पावर 4 एच का स्क्वायर। 2 पाई स्क्वायर एम ई की पावर 4 एच का स्क्वायर। एम यहाँ मास है ऑफ इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर ई चार्ज है और ये अपने पास प्लैंक्स कांस्टेंट होता है। तो यहाँ हमने क्या किया है, इसी आर एच की वैल्यू को हमने एनर्जी के एक्सप्रेशन में पुट कर दिया। तो माइनस 2 पाई स्क्वायर एम ई 4 डिवाइड बाई एन का स्क्वायर और एच स्क्वायर, ये अपने पास आ जाएगा एनर्जी का एक्सप्रेशन जब हमने आर एच की वैल्यू को पुट कर दिया। अब हमने क्या किया है, एम की वैल्यू भी रख दी, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन चार्ज भी लिख दिया, और यहाँ पर एच की वैल्यू भी लगा दी प्लैंक्स कांस्टेंट की, और 2 भी, और यहाँ पाई स्क्वायर। इन सबको हमने क्या किया गाइस, कैलकुलेट किया है। इन सबको कैलकुलेट किया है तो एनर्जी की वैल्यू आई है -2.18 इंटू 10 टू द पावर -18 जूल पर एटम में। जूल पर एटम में एनर्जी की ये वैल्यू आती है। या तो फिर अपने को अगर इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम में निकालना है तो एनर्जी की ये वैल्यू आती है -13.595 डिवाइड बाई एन स्क्वायर। अगर यही अपने को किलो जूल पर मोल में निकालना है तो ये वैल्यू आती है -31312 डिवाइड बाई एन का स्क्वायर। तो ये तीनों ही अपने पास एनर्जी के एक्सप्रेशंस हो सकते हैं। ये एक्सप्रेशन है जूल पर एटम में, ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम में, और ये है अपने पास किलो जूल पर मोल में।
तो यहाँ हमने क्या किया, ये n जो है n स्टेट को रिप्रेजेंट कर रहा है या तो फिर ऑर्बिट को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब मान लो कि ऑर्बिट 1 है, फर्स्ट वाली ऑर्बिट में, फर्स्ट वाली ऑर्बिट की फर्स्ट वाली शेल की अपन ने क्या किया, एनर्जी निकालनी चाहिए। तो n को 1 पुट कर दिया, सपोज किलो जूल पर मोल में ही हम निकाल रहे हैं, n को 1 पुट करेंगे तो यही का यही आ जाएगा, -1312। सिमिलरली n को 2 पुट करेंगे तो 2 का स्क्वायर दिस डिवाइड बाय 4 हो जाएगा, इसको सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगा। सिमिलरली n को 3 पुट करेंगे तो थर्ड शेल की एनर्जी निकल आएगी, n को 4 पुट करेंगे तो फोर्थ शेल की एनर्जी निकल आएगी। किस में निकाली हमने, किलो जूल पर मोल में। अब यहाँ से अपने को क्या पता लग रहा है, जब हम डिफरेंस देखते हैं ना, सक्सेसिव एनर्जी लेवल्स का डिफरेंस देखते हैं, जैसे मान लो E2 माइनस E1 देखा, फिर हमने देखा E3 माइनस E2, फिर हमने देखा E4 माइनस का E3, तो ये वाला डिफरेंस बड़ा है, ये वाला डिफरेंस उससे छोटा है, और E4 माइनस E3 उससे भी छोटा है। तो कहने का मतलब इससे अपने को क्या पता लग रहा है कि जैसे जैसे आप n की वैल्यू को इंक्रीज कर रहे हो, n की वैल्यू बढ़ाना मतलब ऑर्बिट का नंबर बढ़ा देना, तो n की वैल्यू को जैसे जैसे हम इंक्रीज करते हैं, एनर्जी डिफरेंस बिटवीन सक्सेसिव एनर्जी लेवल्स डिक्रीजेस, एनर्जी डिफरेंस जो है ये डिक्रीज हो रहा है, ये डिक्रीज का साइन लगाया भाई, ये वाला बड़ा है ये डिफरेंस उससे छोटा, और ये डिफरेंस उससे भी छोटा है। तो यहाँ पर बोहर ऑर्बिट ने एनर्जी इलेक्ट्रॉन की बता दी थी। फॉर हाइड्रोजन लाइक आयंस, अब मान लो हाइड्रोजन एटम नहीं है, हाइड्रोजन के जैसे आयंस है, हाइड्रोजन के जैसे आयंस मतलब मान लो अपने पास है हीलियम प्लस, या तो फिर लिथियम 2 प्लस है, या बेरिलियम 3 प्लस है। तो इनमें अगर हम देखेंगे तो इनमें भी इलेक्ट्रॉन तो एक ही है, क्योंकि इन सब में इलेक्ट्रॉन एक है, इसलिए हमने इनको बोला है हाइड्रोजन लाइक आयंस। तो इन आयंस के केस में भी आप एनर्जी निकाल सकते हो, तो वो एनर्जी हमने कैसे निकाली है, 2-2.18 इंटू 10⁻18। अब डिवाइड बाई एन स्क्वायर हमने पहले एटम के लिए किया था, अब आयंस आ जाएंगे तो आयंस के केस में हमने जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर निकाला, आयंस के केस में जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर, ये जूल में आ गई, और -1311.8 जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर, ये आएगी एनर्जी किसमें, किलो जूल पर मोल में। तो न्यूमेरिकल्स में अपने को जो भी दिया हुआ हो, हीलियम दिया हुआ हो या लिथियम बेरिलियम, तो ऐसे में आपको जेड स्क्वायर का फैक्टर भी इंक्लूड करना होता है। नेक्स्ट सिग्निफिकेंस ऑफ नेगेटिव इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी, हमने अभी एनर्जी का कंसेप्ट देखा, वहाँ हमने देखा है कि एनर्जी जो आती है दिस इज इक्वल टू -2.18 इंटू 10⁻⁻18 जेड का स्क्वायर डिवाइड बाय एन का स्क्वायर, आयंस वाले केस में ये जूल, इस तरीके से एनर्जी हमने जूल में देखी। तो यहाँ टॉपिक अपने पास है कि ये नेगेटिव साइन क्या बता रहा है, यहाँ पर हमने एनर्जी में देखा ये नेगेटिव साइन है, तो ये नेगेटिव साइन क्या बता रहा है, इस नेगेटिव साइन का मतलब है कि एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एटम इज लोअर देन एनर्जी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन एट रेस्ट। कहने का मतलब अगर इलेक्ट्रॉन अभी एटम के पास नहीं है, इलेक्ट्रॉन एटम के पास नहीं है, इलेक्ट्रॉन एटम से बहुत दूर है, इलेक्ट्रॉन एटम से बहुत दूर है मतलब फ्री इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन एटम के अंदर नहीं है, इलेक्ट्रॉन एटम से बहुत दूर है, कहने का मतलब फ्री इलेक्ट्रॉन है, फ्री इलेक्ट्रॉन होने का मतलब n इक्वल टू इन्फिनिटी, n इक्वल टू इन्फिनिटी। अब देखो यहाँ पर आप एनर्जी En के एक्सप्रेशन में n इक्वल टू इन्फिनिटी पुट करोगे तो ये En की वैल्यू तो जीरो ही आ जाएगी, n इक्वल टू इन्फिनिटी मतलब E इन्फिनिटी तो जीरो ही आ जाएगी। तो मतलब अभी हमने ये जीरो, ये कंडीशन कब है, जब इलेक्ट्रॉन बहुत दूर है, बहुत ही ज़्यादा दूर है, किससे, एटम से या फिर न्यूक्लियस से इलेक्ट्रॉन बहुत ही ज़्यादा दूर है, तो ऐसे केस में वो फ्री इलेक्ट्रॉन है, और n इक्वल टू इन्फिनिटी, तब जाके E इन्फिनिटी अपने पास आता है जीरो। अब इलेक्ट्रॉन ने क्या किया, धीरे 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 वो कहाँ आया, एटम के पास आया। अब एटम के पास आने में उसने क्या किया, या फिर एटम के न्यूक्लियस के पास आने में उसने क्या किया, इलेक्ट्रॉन ने वर्क डन किया ड्यू टू फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इलेक्ट्रॉन को खुद को वर्क डन करना पड़ेगा, वर्क इज डन बाय इलेक्ट्रॉन इटसेल्फ। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से इलेक्ट्रॉन ने खुद ही वर्क डन किया है, तो इलेक्ट्रॉन ने खुद वर्क डन किया है मतलब एनर्जी इलेक्ट्रॉन ने रिलीज की है। तो जब तक दूर था तब तक तो उसकी एनर्जी जीरो थी, लेकिन जैसे ही वो क्लोज आया है किसके, न्यूक्लियस के, एटम के न्यूक्लियस के बहुत ही ज़्यादा क्लोज आ गया, तो ऐसे में क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन को वर्क डन करना पड़ा है, वर्क डन करना पड़ा तो उसने एनर्जी रिलीज की है। तो पहले ज़ीरो थी, तो इससे भी ज़्यादा अगर वो रिलीज करेगा तो साइन किस में जाएगा, एनर्जी का माइनस में ही जाएगा। नेक्स्ट इज बोहर रेडियस, बोहर की रेडियस निकालने में भी बोहर सक्सेसफुल हुए थे, तो एक एक्सप्रेशन दिया था रेडियस के लिए,
किसी भी स्टेट में अगर अपने को रेडियस निकालना है तो आर एन इक्वल टू एन का स्क्वायर एच स्क्वायर डिवाइड बाई 4 पाई स्क्वायर एम स्क्वायर जेड स्क्वायर। ये एक न्यूक्लियस है। सपोज फर्स्ट, ये वाली फर्स्ट शेल है, न्यूक्लियस से लेके इसकी डिस्टेंस ये क्या है अपने पास, फर्स्ट बोहर, फर्स्ट वाली रेडियस। नेक्स्ट अगर एन इक्वल टू 2 में देखते हैं तो ये है यहाँ न्यूक्लियस से लेके इस शेल तक की डिस्टेंस, ये है सेकेंड रेडियस। सिमिलरली थर्ड वाले में एन इक्वल टू 3 हो जाएगा, वो फिर थर्ड वाली रेडियस कहला देगी, थर्ड ऑर्बिट की रेडियस कहलाएगी। तो यहाँ पर अब हमने क्या है, एन तो अपने को पता है स्ट्रेट है, जेड यहाँ पर अगर आयन है तो कोई भी आयन का अगर केस लेते हैं जैसे हीलियम प्लस का या फिर लिथियम 2 प्लस का या बेरिलियम 3 प्लस का, तो वहाँ पर ये जेड क्या होता है, एटॉमिक नंबर होता है। बाकी पैरामीटर्स हमने पहले ही पढ़ लिए। अब इन सब की अगर हम वैल्यूज़ को पुट कर देते हैं, ये जेड को हमने 1 लिया है, अगर हाइड्रोजन एटम का केस है तो हाइड्रोजन एटम का केस है और जेड को हमने 1 लिया है, तो यहाँ एच की वैल्यू भी लगा दी 4 पाई और एम की वैल्यू भी लगा दी, और इसको हमने स्पेशल बोल दिया है ए नोट। इस पूरे के पूरे फैक्टर को हमने बोल दिया है ए नोट। अगर z हाइड्रोजन एटम के केस में z की वैल्यू 1 लेकर चले तब हमने इस पूरे को ए नोट बोला है। तो ये आ जाएगा ए नोट एन का स्क्वायर। इन सब की वैल्यूज हमने पुट किया है तो ए नोट इक्वल टू 52.9 पिकोमीटर के बराबर आता है। ए नोट इक्वल टू 52.9 पिकोमीटर। अब देखो यहाँ पर ए नोट क्या है, यहाँ ए नोट है फर्स्ट वाले ऑर्बिट की रेडियस, फर्स्ट वाले मतलब इस वाले ऑर्बिट की रेडियस ही ए नोट है, जिसमें अपन ने z को तो 1 लिया ही हुआ है क्योंकि हाइड्रोजन एटम का केस है तो एटॉमिक नंबर 1 है, और फर्स्ट वाला स्टेट है तो इसलिए n को भी अगर 1 लेके चलोगे तो ये ए नोट उसी की ही रेडियस आएगी। मतलब R1 जो है वो आता है 52.9 पिकोमीटर, मतलब फर्स्ट स्टेट की रेडियस ही यही आती है, जिसमें n भी 1 लिया है और z हाइड्रोजन एटम होने की वजह से हमने 1 लिया है। तो यहाँ पर R1 को भी ए नोट की वैल्यू ए नोट बोल दिया है, और ये ए नोट क्या है, रेडियस ऑफ फर्स्ट स्टेशनरी स्टेट। फर्स्ट स्टेशनरी स्टेट को हमने बोहर रेडियस भी कहा है। ऐसे ही हम क्या कर सकते हैं, सेकंड ऑर्बिट की भी निकाल सकते हैं रेडियस। सेकंड ऑर्बिट की रेडियस निकालेंगे तो ए नोट इंटू एन स्क्वायर करना पड़ेगा, तो वो होता है 52.9 इंटू 2 का स्क्वायर लिखना पड़ेगा, दैट इज 52.9 इंटू 4। इसकी वैल्यू हम निकालेंगे 211.6 पिकोमीटर। सिमिलरली R3 भी निकाल सकते हैं, 52.9 इंटू में 3 का स्क्वायर, इसको पुट करेंगे ये आएगा 476.1 पिकोमीटर। तो यहाँ से अपने को एक चीज़ पता लग रही है कि जैसे जैसे हम n की वैल्यू को बढ़ाते जा रहे हैं, जैसे जैसे n की वैल्यू बढ़ रही है 1 2 3, वैसे वैसे रेडियस भी इंक्रीज हो रही है। और अपने को पता है इंक्रीज होनी ही चाहिए क्योंकि फर्स्ट वाली शेल तो न्यूक्लियस के पास है, सेकंड वाली उससे दूर, थर्ड वाली उससे दूर, तो रेडियस क्या होगी, इंक्रीज होगी जैसे जैसे हम n की वैल्यू को इंक्रीज कर। और हाइड्रोजन लाइक आयंस के लिए आर एन का एक्सप्रेशन ये हो जाएगा 52.9 एन स्क्वेयर बाय जेड। यहाँ पर अगर हीलियम प्लस लेते हो उसके फर्स्ट स्टेट में निकालना है तो यहाँ पर 1 लिखोगी और जेड की वैल्यू फिर 2 लिखनी पड़ेगी क्योंकि एटॉमिक नंबर हीलियम का 2 होता है। लिथियम 2 प्लस के लिए जेड की वैल्यू 3 लिखनी पड़ेगी और बेरिलियम के लिए जेड की वैल्यू 4 लिखनी पड़ेगी। नेक्स्ट बोहर मॉडल ने इलेक्ट्रॉन किसी भी ऑर्बिट में किस वेलोसिटी से मूव कर रहा है वो भी बोहर मॉडल ने बता दिया, मतलब इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी भी बताई हर ऑर्बिट में। तो यहाँ वेलोसिटी का एक्सप्रेशन आया था एन एच डिवाइडेड बाई 2 पाई एम आर। यहाँ पर आर क्या है, रेडियस है, तो आर एन की वैल्यू हमने अभी देखी है तो इसकी वैल्यू हमने ये ली थी, इसकी वैल्यू यहाँ पे पुट कर दी, ये पुट कर दी तो वी के लिए ये एक्सप्रेशन आ गया। अब वी के लिए ये एक्सप्रेशन आया तो इन सब की वैल्यू हमने और पुट कर दी, z और n को छोड़ के ये सारी वैल्यूज हमने पुट की तो उसके लिए आ गया 2.19 इंटू 10⁶ z बाई एन मीटर पर सेकेंड। मतलब इलेक्ट्रॉन, ये न्यूक्लियस है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है, सपोज फर्स्ट स्टेट में रिवॉल्व कर रहा है तो ये फर्स्ट स्टेट में किस वेलोसिटी से रिवॉल्व कर रहे हैं, तो यहाँ पर फर्स्ट स्टेट की वेलोसिटी निकालनी है, मतलब n को 1 पुट कर देंगे, हाइड्रोजन एटम तो z भी 1 हो जाएगा, तो जो भी वैल्यू आएगी वो फर्स्ट ऑर्बिट की वेलोसिटी आ जाएगी, मतलब इलेक्ट्रॉन किस वेलोसिटी से घूम रहा है फर्स्ट ऑर्बिट में। सिमिलरली हाइड्रोजन एटम के केस में या फिर किसी आयन के केस में अपने को सेकेंड ऑर्बिट में देखना है कि इलेक्ट्रॉन किस वेलोसिटी से रिवॉल्व कर रहा है, तो यहाँ पर आप क्या लिखोगे, n की वैल्यू को 2 लिखोगे, हाइड्रोजन है तो ये z को 1 लिखोगे, हीलियम प्लस है तो यहाँ पर z को आप 2 लिखोगे। तो इस तरीके से इलेक्ट्रॉन किसी भी स्टेट में किस वेलोसिटी से मूव कर रहा है वो भी बोहर ने बता दिया था इस एक्सप्रेशन से। अब नंबर ऑफ रिवोल्यूशंस मेड बाय इलेक्ट्रॉन अराउंड न्यूक्लियस, इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अराउंड जो घूम रहा है तो कितने रिवोल्यूशन लगाया उसने, तो ये इस फॉर्मूले से हम निकालते हैं
वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन डिवाइडेड बाय सर्कमफरेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन, वेलोसिटी डिवाइडेड बाय सर्कमफरेंस। तो यहाँ वेलोसिटी हमने v ले लिया डिवाइड बाय सर्कमफरेंस ऑर्बिट की, तो 2 पाई आर ही होती है, तो v की वैल्यू को पुट कर दिया, 2 पाई आर पुट कर दिया, ये जो भी एक्सप्रेशन आया है दिस इज इक्वल टू ये 2 पाई एम वी जेड ई का स्क्वायर डिवाइड बाय एन का स्क्वायर एच का स्क्वायर। तो यहाँ से हमें नंबर ऑफ रिवॉल्यूशंस भी निकालनी है। अब हमने यहाँ से ये सारा यही देखा है कि बोहर की जो एनर्जी है ना, दिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जेड स्क्वायर बाय एन स्क्वायर, और जो रेडियस हमने निकाली है दिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन का स्क्वायर बाय जेड, वेलोसिटी जो आई है दिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जेड बाय एन।